जितनी भी सर्विसेज कंपनी हैं उनका डाउनफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फ्रेक्शनल रिसोर्सेज नॉर्मली उन स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं जो कि अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लाना चाहते हैं, मतलब वो हिडन ट्रायल वाली स्ट्रेटजी पे नहीं काम करना चाहते। उनको पता है उनके पास एक अच्छा आइडिया, उनको जब भी किसी को आउटरीच करते हैं तो देर आर टू काइंड ऑफ सिनेरियोज। एक ही होता है कि हम रोज़ 1000 2000 4000 5000 लोगों को कोल्ड आउटरीच करें। एक ही होता है कि हम बहुत ही नीश लोगों को करें जिनके ऊपर हम रिसर्च करें। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं, बहुत अच्छा उनके पास एक प्रोडक्ट भी बना होता है लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को मेरी सबसे बड़ी सजेशन तो यही है कि वो जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आएँ तो उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं, सर तलहा, जो कि टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस और टू बी टेक के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रेहान, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। जी वेलकम। सर आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। जी, सो बेसिकली दिस तलहा फखर, आई एम द फाउंडर ऑफ टू बी टेक एंड टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस। टू बी टेक बेसिकली एक सर्विसेज कंपनी है जिसमें हम टेक सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं। आइदर इट कैन बी एमवीपी, पीओसी, या अगर टीम डेवलपमेंट करनी हो तो हम वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलप करते हैं। सो वी हैव two basic offices. One is in the Pakistan, that's currently we are here, Lahore, and one is in the US, that's in Austin. So हमारी कुछ सेल्स टीम जो है वो वहाँ से ऑपरेट करती है, बाकी मैं खुद नॉर्मली पाकिस्तान में ही रहता हूँ। और टी एफ बिजनेस सोल्यूशन बेसिकली हमारी कंसल्टिंग कंपनी है जिसके अंदर हम 1-to-1 सेल्स कोचिंग देते हैं और साथ में हम जो है वो फ्रेशनर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जी माशाल्लाह। तो आप जो टीएफ बिजनेस सॉल्यूशंस है और टू बी टेक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपकी क्या अर्ली लाइफ थी? आपने कहाँ से एजुकेशन ली? मैंने बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से अपनी बैचलर्स कंप्लीट की, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा बैच था वो 14-18 था। और उसके बाद मैंने जो है ड्यूरिंग द स्टडीज़, क्योंकि एज एन फ्रीलांसर मैंने अपने दोस्त की एजेंसी में काम किया जहाँ से अच्छा, मैं आपको उसकी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा चूँकि बचपन से ही एंटरप्रेन्योरियल थोड़ा सा माइंडसेट था। लाइक मुझे गेम्स डेवलप करने का बहुत शौक था, लेकिन वो मैंने गेम डेवलपमेंट में नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से डेवलप हुई। सो जब मैं जस्ट मतलब आफ्टर द पासिंग आउट, जब मैंने क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू किया फाइवर, अपवर्क, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो मैंने अपने दोस्तों को वो प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करना शुरू कर दिया और खुद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, मे बी वी कैन से 1 ईयर, मुझे रियलाइजेशन हो गई थी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ही रहना चाहिए। और जिसकी बेस क्योंकि मेरे पास उस टाइम स्ट्रीमलाइन मौजूद थी प्रोजेक्ट्स की, तो मैं एक प्रोजेक्ट सर्विसेज कंपनी स्टार्ट कर सकता था जो कि 100% बूटस्ट्रैप थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट फॉर्म्ड टू बी टेक। टीएफ बिजनेस सॉल्यूशन मैंने 2003 में स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमारा मोटिव ये था कि हम सेल्स कंसल्टेशंस को डेवलप करें। क्योंकि मैं खुद अपवर्क से ही एजेंसी स्टार्ट की थी, तो हमारे यहाँ जितनी भी सर्विसेज कंपनी हैं उनका डाउनफॉल इसलिए आता है क्योंकि वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होते हैं। और मैंने जब ये B2B का सेल्स का जो एक ट्रक है वो क्रैक कर लिया था, सो आई जस्ट थॉट के हेल्प आवर फेलो फाउंडर्स जो कि B2B सेल्स में काम करना चाहते हैं। आइदर इट कैन बी वाया कोल्ड ईमेल, वाया लिंक्डइन, वाया एनी अदर B2B प्लेटफॉर्म, लाइक ट्विटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मशीन। तो आपके हिसाब से आपकी जो एजुकेशन है उसने आपके ये जो फ्रीलांसिंग की पहले जो आपने जर्नी शुरू की थी, उसको कितना इम्पैक्ट किया था? या आपने पहले कोई और कैरियर चूज़ किया था, उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ था कि कोई सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए? एजुकेशन ने यार मेरी जो है वो ग्रोथ के अंदर बहुत हेल्पफुल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी आपको सॉफ्ट स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको एजुकेशन से मिलती हैं। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एजुकेशन इज़ अ की कंपोनेंट। जी। मैं ये मानता हूँ कि स्किल्स ज़रूरी है, लेकिन बेसिक एजुकेशन, आप माइंडसेट डेवलप करना, कम्युनिकेट करना, बेसिक्स से ग्राउंड से शुरू करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ऊपर से एकदम आके एक किसी भी मतलब किसी और जॉनरा से डिग्री से आते हुए भी हम टेक फाउंडर्स को मैंने माशाल्लाह सक्सेसफुल होकर देखा है। और ऐसे फाउंडर्स को भी देखा है जो कि आई गेस वो इंटरमीडिएट से ही आगे अपने स्किल को लेते हुए वो बिज़नेस बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्पफुल रहती है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं,
एजुकेशन को वो ज़रूर सीरियस लें, वो कुछ भी करें, बेसिक एडीबी कर लें या कोई छोटे डिप्लोमास कर लें, कोर्सेरा से कर लें अगर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे एतबार नहीं है, लेकिन एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। तो आप की एजुकेशन के बाद आपने कोई और करियर चूज़ किया था या डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में गए थे? नहीं, मैंने एजुकेशन के बाद जो मैंने आपको बताया कि मैं जॉब के लिए जॉब मार्केट में गया था। जॉब मार्केट में जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आई एम नॉट इनटू द जॉब साइड, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले करियर में आ गया था। फ्रीलांसिंग मैंने एजुकेशन के साथ-साथ ही की थी, मतलब मैंने अपने 6th सेमेस्टर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे एक दोस्त का ऑफ़िस था, वहाँ पे मैं एज़ एन मतलब एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मैं उस वक़्त जो है वो ग्राफ़िक्स में भी इंटरेस्ट रख रहा था, डेवलपमेंट में भी रख रहा था। बाय द वे मैं पीएचपी लारावेल डेवलपर भी रह चुका हूँ, जहाँ पे मैंने जॉब की थी। तो डिफरेंट जगहों पे काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो मैंने टेक हाउस की तरफ जाना है, और टेक हाउस के अंदर जाते हुए मैंने इन स्टैक्स के ऊपर काम करना है। टीएफ सॉल्यूशंस है वो वन ऑन वन सेल्स की कंसल्टेंसी देती है और फ्रैक्शनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रैक्शनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है और वो कितनी ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए? ठीक हो गया। यार ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे ख़्याल से इसमें हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा अवेयर भी करते हैं। अच्छा, फ्रेशनल रिसोर्सेज़ का वर्ड यहाँ पर आता है जहाँ पे आप देखें, आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं अपना, तो आप फुल टाइम पेरोल के ऊपर कुछ दफ़ा आप एक मेजर एक्सपर्टीज़ के रिसोर्सेज़ नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ब्रांडिंग करनी है तो मुझे एक अच्छा ब्रांड कंसल्टेंट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जो कि 5 साल, 6 साल वाला हो या एटलीस्ट 3 इयर्स वाला हो। और चूँकि आप जब आप बूटस्ट्रैपिंग कर रहे होते हैं तो आप कभी-कभी उसकी सैलरी को नहीं बेयर आउट कर सकते। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल की बात करो, सीटीओ की बात करो, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, बिज़नेस के बहुत अच्छे एक्यूमेन आपके पास हैं, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी नहीं आती। तो फिर आप जब किसी की हेल्प लेते हैं तो आप या तो अपनी इक्विटी डेवलप जो है वो डिवाइड करके देते हैं किसी भी स्टार्टअप को, या आप कहते हैं कि अच्छा यार मैं एक रिसोर्स से हेल्प ले लेता हूँ जो कि एक मेजर एक्सपर्टीज़ रखता है और नीचे जूनियर टीम काम कर रही होगी। तो फ्रेशनल रिसोर्सेज नॉर्मली उन स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं जो कि अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लाना चाहते हैं, मतलब वो हिट एंड ट्रायल वाली स्ट्रेटजी पे नहीं काम करना चाहते। उनको पता है उनके पास एक अच्छा आइडिया, उनको टेक्निकल की कमी है, उनको फ्रैक्शनल सीटीओ डेवलप कर देते हैं। उनको मार्केटिंग की ज़रूरत है तो फ्रैक्शनल सीएमओ डेवलप कर देते हैं। अब उनको सेल्स की ज़रूरत है, वो नहीं चाहते कि वो कोई जूनियर रिसोर्सेज रख के उससे काम करवाएँ और हिट एंड ट्रायल मॉडल पे चलें, तो उनको फ्रैक्शनल एसडीआर और बीडीआर की सर्विस देते हैं। तो जी। फ्रैक्शनल रिसोर्सेज इसलिए ज़्यादा एक स्टार्टअप के लिए ज़रूरी हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सर। तो टू बी टेक किस किस्म की सॉफ्टवेयर बनाती है? किस किस्म की सॉफ्टवेयर डेवलप करती है? ठीक हो गया। तो बेटा एक बेसिकली यार एक कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो सर्विसेज कंपनी है, तो इसमें हमारे पास जो भी क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं, हम उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं और अलहमदिल्ला वी हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। वी हैव मे बी यू कैन से 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें हमने 200 प्लस प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। जो हमारी नीश मार्केट है वो हमारी हेल्थ केयर है, एडटेक है, लेकिन उसके अलावा हम फिनटेक के ऊपर भी काम करते हैं, एग्रीटेक के ऊपर आजकल, एग्रीटेक एक आजकल बूम ले रहा है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो डिफरेंट जो निशेज़ के ऊपर है वो हम काम करते हैं। तो जी। कोई भी इसमें सॉल्यूशन आ जाए, उसका क्लाउड डिप्लॉयमेंट से लेकर आप यूआई यूएक्स से स्टार्ट करें अगर हम, तो यूआई यूएक्स से लेकर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट, वहाँ तक हम उसको अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। जी। तो आपके ये शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स ही होते हैं या लॉन्ग टर्म ज़्यादा होते हैं? यार ये मिक्स होता है, शॉर्ट टर्म तो बेसिकली इतने नहीं होते, मोस्टली लॉन्ग टर्म ही होते हैं। और चूँकि एक स्टार्टअप की जो एज होती है, जब फंडिंग स्टार्टअप होता है वो 3.5 years होती है। तो जो है वो तो हमारे पास रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके दरमियान में जो क्लाइंट्स होते हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया हुआ है और उनको कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको भी कैटर अप। जी, थैंक यू सर। तो जो टू बी टेक है आपने बताया कि वो सैस के ऊपर भी डेवलपमेंट करता है। जी, SaaS एप्लीकेशंस भी डेवलप सैस भी करते हैं। डेवलप करता है। तो सैस के अंदर सैस में और जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा, SaaS और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो कंपनीज़, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जिस फैसिलिटी में बैठे हैं, यहाँ पे अगर आपने कुछ मैनेज करना है, तो इनके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो ये अपना सॉल्यूशन डेवलप करें जो कि इन्हीं की फैसिलिटी के ऊपर डिप्लॉय हुआ हो, मतलब इन्हीं की सर्विसेज़ और वेब सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय हुआ हो। और एक ये है कि ये किसी से सर्विस लेते हैं, सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, एज़ इज़ दिस। इसमें ये होता है कि अगर मैंने कोई सॉल्यूशन डेवलप किया और इनको रिक्वायर्ड है, तो मैं इनको एक इंस्टेंस डेवलप करके दे देता हूँ। अब SaaS के अंदर बेनिफिट ये होता है कि ये ईज़ी टू डिप्लॉय है। मतलब अगर इनको कोई रिक्वायरमेंट आई है तो वो हम विदिन अ वीक इनके हिसाब से सॉल्यूशन टेलर करके इनकी फैसिलिटीज़ के साथ चला देते हैं। जब ये डेवलपमेंट करने बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली 6 मंथ्स, 1 ईयर
और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो मे बी 2 ईयर्स तक भी जाती है। तो इसलिए कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहाँ पे प्रेफर की जाती है जहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ही नीश्ड है, जो कि आपको लगता है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस आप जो मार्केट में हैं वो आपको ख़राब कर सकते हैं। लेकिन वी प्रेफर सैस। सैस में होता ही है कि आप, क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय होता है, तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और डाउन टाइम आने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि बीइंग अ मैनेज सर्विसेज हमें अक्सर इशू रहता है, क्लाइंट कहता है अच्छा सर्विस डाउन हो गई है, कुछ हो गया। तो जब हम क्लाइंट के लिए सोल्यूशन खुद डिप्लॉय करके देते हैं क्लाउड के ऊपर, तो उसकी जो डाउन टाइम है वो ज़रा कम होता है। जी। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो किस तरह ये टू बी टेक की मार्केटिंग करती है? क्या स्ट्रैटेजीज़ वो अप्लाई करती है? अच्छा, हम बेसिकली हम कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं और सेल्स के अंदर हम एबीएम, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हमारा एसईओ के ऊपर फोकस होता है, हमारा जो है वो ब्लॉग्स के ऊपर फोकस होता है, प्राइमरीली लिंक्डइन के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि हमारा जो आइडियल कस्टमर है वो वहीं पे हैंग आउट कर रहा होता है बी टू बी स्पेस के अंदर। तो हमारा फोकस इन चैनल्स के ऊपर होता है। एबीएम की अगर मैं बात करूँ तो हम जब भी किसी को आउटरीच करते हैं तो देयर आर टू काइंड ऑफ सिनेरियोज। एक ये होता है कि हम रोज़ 1000, 2000, 4000, 5000 लोगों को कोल्ड आउटरीच करें। एक ये होता है कि हम बहुत ही नीश लोगों को करें जिनके ऊपर हम रिसर्च कर की हो। ऑब्वियसली जब मैं आपको आउटरीच करूँगा तो मैं आपको कहूँगा रेहान मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, आपको रेफरेंस दिया और मैं आपकी पॉडकास्ट से बहुत इंस्पायर हुआ और मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप कहोगे अच्छा यार ये मेरा एक लॉयल फॉलोअर है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो मैं इससे कनेक्ट भी करूँ। अगर मैं आपको वैसे ही एक मैसेज भेज दूँ, हाय रेहान वी कैन डू पॉडकास्ट लेट मी नो, आप उसको रेजोनेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम एबीएम करते हैं। जी। जी, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी और ये आप बहुत अच्छी बात की आपने। तो आप एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी कंपनीज़ को ग्रो कर सकते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग से ग्राउंड मार्केटिंग तक। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को मेरी सबसे बड़ी सजेशन तो यही है कि वो जब भी अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आएँ तो उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालें। एक दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, एक वो होता है कि जिसमें आप पहले सोल्यूशन ले आएँ और बाद में कस्टमर ढूंढें, और एक होता है ये जो प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट सोल्यूशन लेकर आएँ। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती और आप अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले सोल्यूशन बना लेंगे और बाद में किसी प्रोडक्ट को लेकर आएंगे तो वो एक थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट क्रिएट होता है और ऑब्वियसली उसमें स्ट्रगल फेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको देखें। तो सबसे पहले तो मेरा ये कि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट के ऊपर काम करें। दूसरा ये कि वो कभी भी किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिलाई ना करें बेस्ड फॉर द सेल्स। उनको हमेशा जो है वो 1 से 2 प्लेटफॉर्म्स और प्राइमरीली बी टू बी स्पेस के अंदर ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने पेश करना सीखें। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं, बहुत अच्छा उनके पास एक प्रोडक्ट भी बना होता है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जब तक आप किसी को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आप ऑब्वियसली एक अच्छी सेल नहीं ला पाएंगे, सेल नहीं लाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जी। तो ये 3 मेरी बेस्ट की टेकअवेज़ थे। जी, आपने सर बहुत अच्छी बात की। उम्मीद है लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे आपकी बातों से। तो आप जो है वो क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि आप मतलब आपकी बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम है, तो आपके जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उसको किस तरह ये टू बी टेक मैनेज करता है? अच्छा, क्लाइंट्स की सर्विसेज के लिए जो मैंने आपको बताया, हम आप मार्केटिंग कंपनी अपनी है, पहले हम मार्केटिंग भी करते थे, लेकिन हमने ऐसा-ऐसा वक़्त के साथ-साथ नीश डाउन कर लिया है। तो अब चूँकि हम उनके लिए जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनको जब आउटरीच कर रहे होते हैं, तो टीम बेसिकली 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स को यूटिलाइज़ करती है। ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करती है, लिंक्डइन को यूज़ करती है, ट्विटर को यूज़ करती है, क्लच को यूज़ करती है ठीक। और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि मैं होपफुली शायद इस सिंगल पॉडकास्ट में ना बता पाऊँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात की कि हमें अपने क्लाइंट को हर मीडियम पे रीच आउट करना पड़ता है। सो वो हम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हमारी टीम यूटिलाइज़ करती है। जी, थैंक यू सर। तो आप खुद किस तरह टाइम को अपने मैनेज करते हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं पूरे दिन को? और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और इसमें ऑब्वियसली मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ये कि आप अपने जो डेली के टास्क हैं, या आप वीकली डिवाइड करें। वीक आप अपना डिज़ाइन करें और उसके अंदर ये कि आप
जो आप ओनरशिप डेवलप कर सकते हैं अपने दूसरे रिसोर्सेज के अंदर, उनको कुछ टास्क सबमिट करें। हमेशा आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर और एक कन्वेंशनल से कहते हैं ना बिजनेस मैन के अंदर कुछ एक दो चीज़ें फ़र्क होती हैं, वो यही है कि वो एम्पावरमेंट। तो कुछ टास्क मैं खुद नहीं करता, मैं तो देखता भी नहीं, मेरी एक दो रिसोर्सेज हैं जो कि इतने एम्पावर्ड हैं, वो देख सकते हैं। जी सो नॉर्मली यही है कि आप एम्पावर करें और अपने डे को अपने वीक को सॉरी स्केजुलाइज करें। जी, उम्मीद है लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे आपकी स्ट्रैटेजीज़ से। तो जब से एआई आया है, तो उस वक़्त से आपकी टीम के ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है? किस तरह आप अपने सेल्स को अपने काम को मैनेज कर रहे हैं? या एआई ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। देखें ऑब्वियसली ये एआई हमारे लिए है, डेवलप्ड बाय द ह्यूमंस फॉर ह्यूमंस। तो लोग इससे डर के कह देते हैं हमारी जॉब खतरे में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए खतरे में है ऑब्वियसली जो लोग एक स्किल से दूसरे स्किल पे ट्रांजिट नहीं हो पा रहे और अभी भी बेसिक लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जो बेसिक डोंकी वर्क है वो आप एआई से करवा सकते हैं। कुछ ऐसा वर्क है जिसमें आपको स्टिल ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सोलोली कभी भी आप एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आप हमेशा उसको सुपरवाइज़ कर रहे हो तो बाय एनी ह्यूमन रिसोर्स। तो एआई आपकी हेल्प के लिए है और एआई ने हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर आप देखें तो जितने भी कोड एडिटर्स हैं उनमें एआई सपोर्ट आ गया, जिसकी वजह से आप एक खाली स्निपेट लिखते हैं और आपका काम हो जाता है। मैं सेल्स में बात करूँ तो हम डिफरेंट एबीएम की जगह हम काम करते हैं। अगर मैं जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की थी, तो हम जब एक नॉलेज आपकी लेनी है तो मैं अगर अब मैनुअली वर्क करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी मेरी। तो एआई मेरे लिए कुछ एजेंट्स आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करके मेरे पास ले आती है। जब मैं आपको उससे आउटरीच करता हूँ तो आप उसको रेजोनेट भी कर रहे होते हैं। सो एआई बेसिकली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन आई मस्ट से। जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। अच्छी बात की है। तो अम जो आपकी टीम है, एम्प्लॉइज़ है, उसको आप किस तरह रिटेन करके रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे बिज़नेसमैन्स का या जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं, उनका यही मसला होता है कि जब वो कोई एम्प्लॉयी को हायर करते हैं, तो वो उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं। या रिटेन तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये मेरे ख्याल से सबके लिए है। रिटेंशन बेसिकली वहाँ पे काम आती है जहाँ पे आप देखते हैं कि आप कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए हेल्पफुल हूँ, वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उसकी लाइफ में, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो छोड़ के जाए। जब मैं वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड नहीं कर पाऊँगा और उसको कहीं और जगह से वो वैल्यू मिले, तो ऑब्वियसली उसने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है। तो रिटेंशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा ये है कि आप टीम एम्पावरमेंट पे काम करें और अपने साथ लॉयल रिसोर्स और एथिकल रिसोर्स। सबसे बड़ा मसला एथिकल अनएथिकल रिसोर्सेज का है। अनएथिकल रिसोर्स के लिए आप कुछ भी कर लें, वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देते और वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचते हैं हर बात पे। सो अनएथिकल एथिकल रिसोर्सेज, लॉयल्टी और साथ आप जब एम्पावरमेंट की जाए, तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपके बिज़नेस को और आपके एम्प्लॉयज़ को बहुत सपोर्ट करती हैं। एम्प्लॉयज़ सपोर्टिव रहेंगे तो आप ऑब्वियसली अपने बिज़नेस को भी सपोर्ट में देखेंगे, जी। क्योंकि बिज़नेस इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। जी सर, उम्मीद है लोगों को समझ आई होगी। आप एंड पे लोगों को मतलब क्या मैसेज देंगे या आपकी क्या लाइफ लर्निंग है, आपके जितने भी एक्सपीरियंस है अभी तक आपने लिया हासिल किया है? यार लाइफ लर्निंग और जो मैं बात कहना चाहूँगा वो सबसे बड़ी तो यही है कि आप ऑब्वियसली जब भी काम करें एथिकल वेज में रहकर करें। आपकी जर्नी थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन आप लॉन्गर टाइम में बहुत अच्छा सस्टेन करेंगे। जी। तो जब भी जितने भी मार्केट लीडर्स आते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं एक अनएथिकल वेज के साथ, तो वो जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। पहले डिस्टर्ब करते हैं फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो जब भी आप आएँ तो एथिकल वेज के साथ आएँ, स्लोली स्लोली आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें अपनी पेस को और न्यू होराइज़न्स को एक्सप्लोर करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब भी कोई काम करना चाहें तो उसमें ये चीज़ देख लें कि क्या मैं खुद इस चीज़ से फ़ायदा मैं ऐसे ही अगर मेरे साथ कोई ट्रीट करे, तो क्या मैं उसको सर्विस लूँगा या उससे कोई बात करूँगा, या क्या मैं एथिकली ये काम मेरे साथ अगर हो तो मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो ये अगर चीज़ें आप सोचेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। सर, मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको इन स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ टर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? यार मैं आपके लिए ये हेल्प कर सकता हूँ बेसिकली। अगर आप देखें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए इंटर्नशिप का वर्ड तो बहुत ज़्यादा अपना वो मिसयूज़ किया जाता है। तो इंटर्नशिप से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मैं मेंटोरशिप, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपके जो भी रेफरेंस से कोई स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं 2 से 3 घंटे पर वीक मेंटोरशिप दे सकता हूँ, जो कि ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 60 डेज़ चलेगी।
तो पर वीक अगर मैं देखूँ मैं 2 आवर्स अपने स्पेंड कर रहा हूँ उनके लिए, तो इससे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँगा। जी इंटर्नशिप का वर्ड चूँकि मिसयूज़ किया जाता है, इसलिए मैं इंटर्नशिप का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि लोग उसे कंसीडर करते हैं कि अपना प्रोफेशनल काम निकलवाना है। ऑब्वियसली इंटर्नशिप वहाँ पे वैल्यूएबल है जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाएँ। इंटर्नशिप भी बहुत हेल्पफुल रहती है। लेकिन ये 2 तरह की इंटर्नशिप है ना, एक इंटर्नशिप है जिसमें आप सिर्फ मैनुअल वर्क करवा रहे हैं, और एक इंटर्नशिप वो है जिसमें आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर रिसोर्सेज काम करवा रहे हैं। जी सो ये बड़ा डिफरेंस है, तो मैं दोनों में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप बताएँ कैसे करना है, कर लेते हैं। जी थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।